तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पिछले क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ जाना सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग पूरे इस जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड, इसका हम लोग हिंदी देखेंगे, है ना। तो ठीक है, पहला जो लाइन है इसमें महात्मा गांधी कहते हैं, आई बिलीव दैट द इंडियन सिविलाइजेशन हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बिटेन इन द वर्ल्ड, nothing can equal the seeds sown by our ancestor Rome bent grace shared the। तो आराम से देखो, चलो बैठो आराम से। चलो देखो, एक बार तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं इसको, है ना, तो हिंदी खटाखट कर दे। चलिए, महात्मा गांधी कहते हैं, मेरा विश्वास है, देखते जाइएगा आप बोर्ड पे, यहाँ से दिख रहा है सबको, देखिए यहाँ से मेरा विश्वास है कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है वह दुनिया से मिटने वाली नहीं है। थोड़ा सा आप लोग स्लो बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो आप लोग भी देखोगे इसको, हम रिवाइज हो जाएगा ना। फिर से करते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है वह दुनिया से मिटने वाली, हारने वाली नहीं है। हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कहता रोम मिट गया, रोम है जी जो मतलब मिट गया, ग्रीस का भी वही हसर हुआ, मतलब ये भी खत्म हो गया, फरो की शक्ति टूट गई, जापान पश्चिमी रंगों में रंग गया, मतलब दूसरे की सभ्यता को अपना लिया, चीन के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, परंतु भारत हर हाल में अपनी नींव पर स्थित है। लेकिन हमारा देश जो भारत है उसका जो फाउंडेशन है, नींव जो तैयार किया हमारे पूर्वजों ने, हम आज भी उसका क्या करते, पालन करते हैं, उस पर अडीग है। कहते यूरोपवासी ग्रीक एवं रोमन लेखकों की कृतियों से सबक सीखते हैं जिनकी पूर्व की गरिमा अब नहीं रही। कहता यूरोपवासी जो है ना, ग्रीक और रोमन लेखकों की कृतियों से सबक सीखते हैं, मतलब यूरोप के जो लेखक लोग हैं वो ग्रीक और रोमन के लेखक से सबक सीखते, उनके ज्ञान को सीखते कि वो बोलेंगे ऐसे करो तो ऐसे करो, ऐसे रहो तो ऐसे रहो, यानी दूसरे की सभ्यता को अपनाने की कोशिश करते हैं, है ना। जिसके कारण जिनकी पूर्व की गरिमा अब नहीं रही, जिनके पूर्व जो पहले जो उसकी गरिमा थी, खूबसूरती थी, अब नहीं रही। क्लियर? उनसे सीखने के प्रयास में यूरोपवासी सोचते हैं कि वे अपनी त्रुटियों को दूर कर लेंगे। उनको लगता है कि उनसे सीखने के प्रयास में यूरोपवासी सोचते हैं कि वो अपनी त्रुटियों को कर लेंगे, दूर कर लेंगे। ऐसी उनकी दयनीय अवस्था है। क्लियर? तो ये जो फर्स्ट लाइन था, फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसका हिंदी था, ठीक है। हम लोग थोड़ा दूसरा को देखेंगे, ठीक है, एकदम आराम से देखना है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड को हम लोग बढ़ाएंगे भी। कहता इन सबों के बीच भारत की स्थिति बना रहा, यह उसके लिए गर्व की बात है। भारत के विरुद्ध एक आरोप है कि इसकी जनता इतनी असभ्य है, हठी है, अज्ञानी है और मंद बुद्धि है कि उन्हें किसी परिवर्तन को अपनाने हेतु प्रेरित करना असंभव। मतलब यहाँ के लोग जो है इतने हठी हैं कि कोई कुछ समझाए कि भाई तू ऐसे कर ले, वो करने वाला
अपने सभ्यता के प्रति बहुत वफादार है। ठीक है, वास्तव में यह आरोप हमारे गुणों के विरुद्ध है, जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई पर जांचा और परखा है। उसे बदलने का साहस हम नहीं कर सकते। बहुतेरे अपना विचार भारत पर थोपते रहते हैं, बहुत सारे दूसरे देश अपना विचार भारत पर थोपते रहते हैं, लेकिन यह स्थिर रहती है। यह इसकी सुंदरता है, यह इसकी आशाओं का प्रहरी है, मतलब कि रक्षा करने वाला है। अगर हम हट्टी हैं अपने संस्कृति के प्रति, सभ्यता के प्रति, तो हम जल्दी बदलने वाले नहीं हैं। अब तीसरा जो पैराग्राफ है वो कर लेते हैं। कहता है सभ्यता आचरण का वह पैमाना है जो आदमी को कर्तव्य का मार्ग दिखलाता है। कर्तव्य पालन और वैयक्तिक अवलोकन एक दूसरे में परिवर्तनीय है। अपने मन एवं विकार पर स्वामित्व प्राप्त करना ही नैतिक अवलोकन है। ऐसा करके हम अपने को जानते हैं। गुजराती में सभ्यता का अर्थ अच्छा आचरण होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि गुजराती में सभ्यता का अर्थ क्या होता है। इंग्लिश में कहेगा इन गुजराती सिविलाइजेशन मीन्स व्हाट। आंसर देंगे गुड कंडक्ट। क्या देंगे? अच्छा व्यवहार, गुड बिहेवियर भी लिख सकते हैं। राइट। चौथा देखिए, यदि यह परिभाषा सही है तो भारत को, जैसा कि अनेक लेखकों ने कहा है, किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अच्छा व्यवहार है। हमें किसी से सीखने की जरूरत, हम सबको पैर छू के प्रणाम करते हैं, हमें गुड मॉर्निंग कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अपने बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, छोटे से प्यार करते हैं, हमें किसी और से कुछ सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर कहता है कि यदि यह परिभाषा सही है तो भारत को, जैसा कि अनेक लेखकों ने कहा है, कि किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बच्चे ध्यान से देखेंगे, और यह वैसा ही है जैसा इसे होना, जैसा होना चाहिए वैसा ही। तो क्या सीखूं, है ना। अब अच्छा हूं, बदल के बुरा हो जाऊं क्या? नहीं ना। गुड मॉर्निंग की जगह किसी को थप्पड़ लगाना चालू करूं क्या? है ना। हम लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं, अच्छा है ना। गुड मॉर्निंग से आशीर्वाद मिलता, खुश रहो। गुड मॉर्निंग से क्या मिलता? गुड मॉर्निंग ही मिल जाता है ना। वेरी वेरी मिल जाता। कहता है कि हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह है। इसे जितना अधिक मिलता है वह उतना ही अधिक पाना, फिर भी असंतुष्ट रहता है। हमने पढ़ा था कल, माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट wants and remains unsatisfied. Very good. कहता है कि इसे जितना अधिक मिलता है हमारे मन को, उतना ही यह पाना, फिर भी असंतुष्ट रहता। हम जितने अधिक विषय में लिप्त होते हैं वे उतने ही अधिक बेलगाम हो जाते हैं। उतने ही अधिक क्या हो जाते हैं? इसलिए हमारे पूर्वजों ने आसक्ति की एक सीमा निर्धारित की। उन्होंने देखा कि खुशी एक मानसिक अवस्था है ना। खुशी कैसी अवस्था है? मानसिक, मेंटल। कोई आदमी धनी होने के कारण सुखी और गरीब होने के कारण दुखी है, यह जरूरी नहीं।
धनी प्रायः दुखी और गरीब सुखी देखे जाते हैं। सदैव लाखों सदैव गरीब रहेंगे। इन सभी बातों को देखते हुए हमारे पूर्वज ने हमें विलासिता एवं विषय सुख से बचने की सलाह दी है। हमने उन मान्यताओं को आज भी बरकरार रखा है जो हजारों वर्ष पूर्व थे। हमने आज भी वैसा ही घर रखा है जैसा जो पूर्व में था, और घरेलू शिक्षा भी वैसी ही है जैसे पूर्व में थी। जीवन को धीरे धीरे नष्ट करने वाली है ना। तो इस तरह से महात्मा गांधी हमें सिविलाइजेशन के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं कि नष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धा मतलब समझते हो, कंपटीशन है ना। प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली को हमने प्रश्रय नहीं दिया है। सभी अपने अपने व्यवसाय को करते हैं और उचित मजदूरी पाते हैं। ऐसा नहीं था कि हम मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पूर्वज इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि यदि हमने ऐसा किया तो हम क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे और अपनी नैतिकता को खो देंगे। इसीलिए उन लोगों ने काफी सोच समझकर निर्णय लिया कि हमें वही करना चाहिए जिसे हम अपने हाथों और पैरों से कर सके। उन लोगों ने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी एवं स्वास्थ्य हमारे हाथ और पैरों को क्रियाशील रखने में है ना। हम लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे, अपने हाथ पैर से काम करेंगे। मशीनों से करेंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे। क्लियर बच्चे। आगे उन लोगों ने विचार किया कि बड़े नगर एक जाल और बोझ है जिसमें लोग खुश नहीं रह सकते। उसमें चोरों का समूह है ना, गैंग्स ऑफ रोबर एंड प्रोस्टिट्यूशन, और वैश्याएं एवं दुष्टतापूर्ण बुराइयों का बोलबाला तेजी से बढ़ेगा। धनी लोग गरीबों को लूटेंगे, इसलिए वे लोग अपने छोटे छोटे गांवों में संतुष्ट थे। उन लोगों ने जाना कि राजा एवं उनके तलवार नैतिकता से छोटी एवं निम्न है, और उनके साम्राज्य ऋषियों एवं फकीरों की दुनिया से छोटा है। ऐसे संविधान से परिपूर्ण राष्ट्र दूसरे से सीखने की बजाय उन्हें शिक्षा देने में ज्यादा कुशल है। इस राष्ट्र के पास न्यायालय, वकील एवं डॉक्टर थे, लेकिन वे सभी बंधन में थे। सभी जानते थे कि ऐसे व्यवसाय किसी तरह उत्कृष्ट नहीं थे। फिर भी ये वकील और वैद्य क्या करते थे, जानते थे। वैद्य और एक वकील और वैद्य जानता था ही होगा ना, जनता को लूटते नहीं थे। हम लोग क्या कर रहे थे, जनता को लूटते नहीं थे। वे जनता पर निर्भर माने जाते थे, है ना। पहले जो वैद्य और वकील थे वे समझते थे कि हम जनता पर क्या है, निर्भर है। जनता रहेगा तब ना हम रहेंगे। और आज के क्या वकील का क्या करते हैं, डॉक्टर लूट लेते हैं ना जी, लूट के ले गए। लड़कियां लोग लूटती थी, अब ये भी लूट रहे हैं, है ना। हाँ चलो बेटे आराम से आगे देखेंगे। वे जनता पर निर्भर माने जाते थे। वे जनता के सेवक थे, मालिक नहीं।
मतलब वो सेवा करते थे। न्याय स्वीकार करने योग्य एवं पारदर्शी था। न्यायालय से दूर रहना साधारण नियम था। उसमें लोगों को फुसलाने वाले लोग नहीं थे। तो लोग को लोग बहलाना फुसलाना काम नहीं करते थे। यह बुराई भी केवल राजधानी एवं उसके आसपास देखी जाती थी। अगर ऐसा कुछ रहता था तो राजधानी में ये सब होता था, लोगों को ठगने वाले। सर्वसाधारण स्वतंत्रता एवं अपने कृषि कार्य में लगे रहते थे। वे सच्चे घरेलू कानून गृह नियम का आनंद लेते थे। नौवा देखिएगा, भारतीय सभ्यता की खोज की जो व्याख्या मैंने की है, भारतीय सभ्यता की जो व्याख्या मैंने की है, वैसी व्याख्या वे लोग करते हैं जो उसमें विश्वास करते हैं। विश्वास के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं है कि सबों ने पूर्णता को प्राप्त किया। नैतिकता को बढ़ावा देना भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति रही है। पश्चिमी सभ्यता की मनोवृत्ति अनैतिकता को बढ़ावा देता है। दूसरा नास्तिक है, जबकि पहला ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। हम लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं ना, अब वो नास्तिक है। इसी समझ और विश्वास के कारण भारत से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपनी पुरानी सभ्यता से ठीक उसी तरह जुड़ना जरूरी है जैसे एक बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपकता है। 10वां देखेंगे, कहता है मैं पश्चिम का विरोधी नहीं हूँ, मैं पश्चिम का आभारी हूँ, क्योंकि पश्चिम के साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं आधुनिक सभ्यता के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ कि उसने मुझे यह सिखलाया है कि भारत को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है। तो मैं अपने भारतीय जनता से खुले दिल से कहना चाहूंगा कि वर्षों की आधुनिक सभ्यता के अनुभवों के आधार पर मैंने यह सीखा है कि किसी भी कीमत पर हमें उससे दूर रहना चाहिए। किससे दूर रहना चाहिए? बिल्कुल सही, पश्चिमी सभ्यता से। आधुनिक सभ्यता क्या है? यह भौतिकता की पूजा है, मैटेरियलिज्म की पूजा है, हमारे अंदर पाशविकता की पूजा है। यह पूर्णतः भौतिकवाद है, फिजिकल प्लीजर पे बेस्ड है। यदि हर कदम भौतिक सभ्यता की बात न सोचे तो आधुनिक सभ्यता भी कुछ नहीं है। क्लियर है बच्चे? अब हम लोग देखेंगे 12 पैराग्राफ। कहता है कि दो सभ्यताओं की दोषों की तुलना करना यदि व्यर्थ नहीं तो अनावश्यक जरूरी है। यह सही है कि पश्चिम मतलब समझ रहे ना, वैसी सभ्यता विकसित की है जो उसके जलवायु और वातावरण के अनुकूल है। उसी तरह हमारी सभ्यता हमारे परिवेश के अनुकूल है और दोनों ही अपने परिवेश के अनुसार ठीक है। आराम से पढ़ना है, ठीक है, ताकि पूरे पहले कहानी को हम लोग समझे, ताकि क्वेश्चन आंसर और समरी भी अच्छे से समझ सकें। आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट लक्षण यह है कि इसमें मानव इच्छा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, जबकि प्राचीन सभ्यता की विशेषता यह है कि इसमें चाहतों पर नियंत्रण की बात की गई है। यानी आधुनिक सभ्यता में मानव इच्छा थोड़ा सा ज्यादा ही है, और प्राचीन सभ्यता की विशेषता है कि इसमें हम लोग अपनी इच्छाओं पर क्या करते हैं? नियंत्रण की बात करते हैं। भविष्य की अवस्था और परम सुख की भावना
से आधुनिक असंतोष पैदा होता है ना, कि भविष्य में क्या करेंगे, बहुत सुख पाना चाहोगे तो असंतोष ही मिलेगा। जबकि प्राचीन या पूर्व की सभ्यता में चाहतों पर अंकुश था, मतलब लोग की इच्छाएं कम थी। बात भविष्य के साथ परम सत्ता के अस्तित्व में विश्वास के कारण पैदा क्या होती है। है ना, कहता है कि कुछ आधुनिक आविष्कार इतने पागलपन है कि उन्हें सहन नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे इसमें कतई संदेह नहीं है कि मानव की वास्तविकता विजय सहनशीलता में है ना। हम अस्थायी सुख को क्षणिक सुख में बदलने के खतरे में है ना। पहले के जो लोग था उनके सुख अस्थायी थे, खुश रहते थे गांव वगैरह में, है ना। लेकिन आज के लोगों को जो सुखी है वो क्षणिक है। क्षणिक मतलब टेम्पररी, तुरंत मिला और कल गायब हो सकता है। क्योंकि फिजिकल प्लेजर परमानेंट प्लेजर में फर्क होता है ना। जो इच्छाएं हमारे मन को शांत करती है, जो चीजें, वो हमें क्षणिक सुख देगा। लेकिन जो हमारे अंदर से निकलता है वो हमें जीवन भर क्या देगा, सुख देगा। तो यही कहते हैं हमारे महात्मा गांधी। पश्चिम ने भौतिकता के क्षेत्र में आश्चर्यजनक खोज की है, और ठीक पश्चिम की तरह हिंदुत्व ने उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक खोज धर्म, नैतिकता एवं आत्मा के क्षेत्र में की है। लेकिन इन महान खोजों ने देखने की आंखें हमारे पास नहीं है। हम उस चकाचौंध में खो गए हैं जो पश्चिम के विज्ञान ने खोजा है ना। हम लोगों ने क्या खोजा, धर्म खोजा, नैतिकता और आत्मा खोजा। लेकिन हम लोग पश्चिम के खोज में इतना खो गए कि हम लोग अपने खोज को ध्यान नहीं दिया। मैं उस विकास से खुश नहीं हूं। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने भारत को उस दिशा में बढ़ने से रोका है ताकि वो भौतिकता के फैलाव को रोकने के अपने विशिष्ट लक्ष्य में सफल हो सके। आखिरकार हिंदुत्व में कुछ विशिष्टता तो जरूर है ना। कहता है हिंदुत्व में तो कुछ तो खास बात जरूर है जिसने अभी भी इसे जीवित रखा है। इसने बेबीलोन, सीरिया, पर्शिया और मिस्र की सभ्यता का पतन होते देखा है। अपनी चारों तरफ नजर घुमाकर देखें, कहां है रोम और कहां है ग्रीस। क्या आज आप उस इटली और रोम को देख सकते हैं जिसकी चर्चा जीवन का इतिहास करता है? ग्रीस जाकर देखें, कहां है उसकी वह विशिष्ट प्रसिद्ध एटिक सभ्यता। तब आप भारत आए, पुरानी दस्तावेजों को पढ़े, अपनी चारों ओर दृष्टि डालकर देखें, आप क्या उठेंगे, हाँ यहां मैं प्राचीन भारत को जीवित देख रहा हूं। ऐसा है कि यहां वहां गोबरों के ढेर थे, लेकिन उसके नीचे अक्षय खजाना दबे थे। इसके आज तक जीवित रहने का कारण भारत ने हिंदुत्व ने कहो या भारत ने कहो, भौतिकता की जगह आध्यात्मिकता को विकसित किया। यानी शारीरिक सुख की जगह अंतरात्मा की सुख के विकास किया। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा सब राज्य आसक्ति और चाहत के बढ़ने पर आधारित है। कहता कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति, हमारा सब राज्य आसक्ति और चाहत के बढ़ने पर आधारित नहीं है, बल्कि आसक्ति चाहत के नियंत्रण पर आधारित है। निस्संदेह
यूरोपीय सभ्यता यूरोप वासियों के अनुकूल है, उसकी सभ्यता उसके लिए क्या है, अनुकूल है, उसके वातावरण के अनुसार, है ना। अब जैसे वो लोग कपड़े पहन के चल रहा है, गर्मी में पाकिस्तान के लोग बुर्का पहन के हम लोग चलेंगे, हिंदू लोग, तो हम लोग तो गर्मी में मर ही जाएंगे, है ना। हम लोग के लिए यही ठीक है। तो हमारे लिए हमारा वातावरण सही है। और महात्मा गांधी ने धोती कुर्ता, धोती जो दिया था वही धोती हम लोग भी आज पहनते तो बहुत मजा आता, गर्मी में काफी रिलैक्स मिलता, लेकिन करे तो क्या है ना, और जाड़ा में 3 को धोती मिला के पहन लेते नहीं जी, जाड़ा में 3 को धोती को जोड़ के लपेट लेते, कोई ठंडा नहीं लगता नीचे से ऊपर तक। तो कहता है कि निसंदेह यूरोपियों के लिए वो सभ्यता अनुकूल है। यदि हम उसकी नकल करें तो हमें बर्बाद कर देगी। अगर हम यूरोपीय सभ्यता को नकल करेंगे तो हमें क्या कर देगी, बर्बाद कर देगी। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि हम उसे भी ग्रहण न करें, लेकिन ये भी कह रहे हैं ऐसा भी नहीं कि हम उसे ग्रहण न करें। जो कुछ उसमें ग्रहण करने योग्य है अथवा जिसे ग्रहण करने के हम योग्य हैं, इसका यह भी अर्थ नहीं कि जो कुछ उसमें बुराई है उसे यूरोपवासी भी नहीं छोड़े। भौतिक सुखों के साधनों की सतत खोज और उसका विकास एक ऐसी बुराई है कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन यूरोपवासी स्वयं अपने दृष्टिकोण को क्या कर देंगे, बदल देंगे। क्लियरिट। तो अब एंड होने वाला है, थोड़ा सा और देखेंगे बच्चे, दिल थाम के, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। कहता यदि वे विलासिता के इस बोझ तले दबकर मिट गए जिसका कि वे गुलाम हो रहे हो सकता है कि मेरी यह सोच गलत हो, लेकिन मैं जानता हूं कि भारत का उन चीजों के पीछे दौड़ना निश्चित रूप से मौत को बुलाना है। एक पाश्चात्य दार्शनिक का यह कथन हम अपने हृदय पर अंकित कर लें, सादा जीवन उच्च विचार। निश्चित है कि आज लाखों उच्च जीवन शैली नहीं रख सकते हैं, और हम थोड़े से लोग जो सर्वाधिक के लिए ऐसा सोचते हैं एक खतरा मोल लेते हैं। उच्च विचार की जगह उच्च जीवन शैली एक निरर्थक खोज है। अगर कोई आदमी ये कह रहे हैं महात्मा गांधी कि कोई आदमी उच्च विचार की जगह उच्च जीवन शैली, हाई फाई जीवन शैली की खोज करता है, वो बेकार है। हमें उच्च विचार की खोज करनी चाहिए कि हम अच्छे विचार, ऊंचे विचार अपने जीवन में कैसे लाएंगे। क्लियर बच्चे? कोई तकलीफ यहां तक समझने में? कहता वास्तव में सभ्यता का जो वास्तविक अभिप्राय है, अर्थ है, वो चाहतों की सीमाहीन वृद्धि नहीं बल्कि बलपूर्वक उस पर नियंत्रण करना है। कहते सभ्यता का असली मतलब अपनी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं बल्कि उसको प्रबलता से क्या करना, इच्छाओं को कम करना है। और समझ में? केवल यही संतोष को पैदा करता है और वास्तविक सुख एवं सेवा भाव को लाता है। एक निश्चित सीमा तक भौतिक सुख आवश्यक है, मतलब कहते कुछ सीमा तक हद में रखते हम भौतिक सुख सुविधा को। अब मान लो कि गर्मी लग रहा है, थोड़ा बहुत हवा खा ही लेंगे, कितना पेड़ से काम चलाएंगे, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं कि दिन रात हम एसी में ही घुसे रहे, तो हम सबके लिए संभव नहीं है, ठीक है। और पता भी है कि एसी वाले लोग बाहर गर्मी में निकल जाए तो उनको क्या होगा, हाँ उनका पेट टपक जाएगा, हाँ पता नहीं क्या क्या हो सकता है।
है ना। कहते एक निश्चित सीमा तक भौतिक सुख आवश्यक है, लेकिन इस निश्चित सीमा के बाद यह सहायक की बजाय क्लेश बन जाता है। एक निश्चित, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग बाइक चला रहे हैं, तो एक सीमा में चला रहे हैं, उस भौतिक चीज को यूज कर रहे हैं, सीमा तक तो सही है, लेकिन अगर सीमा से ज्यादा स्पीड करेंगे तो जहां पे आपको सुख मिल रहा था ड्राइविंग का, अब हाथ पैर टूटेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लेश में बदल जाएगा। राइट कि रॉन्ग? भौतिक चीजों को एक निश्चित सीमा तक हमें यूज करना चाहिए। राइट? अतः अंतहीन इच्छाएं करना और उसकी पूर्ति करने का प्रयास एक भ्रम और पागलपन प्रतीत होता है। अगर कोई आदमी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, अंतहीन इच्छाएं जो कभी अंत, तो वो भ्रम में, इस भ्रम से उसे बाहर आ जाना चाहिए। हमें 10 महला कोठा की जरूरत, छत की जरूरत नहीं, हम एक महले में भी खुश है। झोपड़ा में भी खुश रहते थे लोग, राइट ना, ऋषि महर्षि लोग। किसी की भौतिक एवं बौद्धिक आवश्यकताएं एक सीमा पर समाप्त हो जानी चाहिए। इसके पूर्व की वह बौद्धिक लिप्सा का रूप ले ले। हर किसी को अपना भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि वह मानवता की सेवा के पीछे न रह सके और उसकी पूरी शक्ति उस पर केंद्रित हो सके। क्लियर? तो कहता है कि हर किसी को अपना भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण अलग से अपना तैयार करना चाहिए और मानवता की सेवा में कभी पीछे रहना नहीं चाहिए। ठीक है? तो हम लोग समरी तो पहले ही देख चुके हैं, अब पढ़ने के बाद समरी देखेंगे। आपको YouTube पे समरी मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग समरी भी देख लेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको फिर क्वेश्चन आंसर ले लेनी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ठीक है? कोई दिक्कत बाबू नहीं ना?